Class 10th Chemistry, Introduction to Chapter 2, Acids, Base and Salts. हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है और आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम एनसीईआरटी टेक्स्ट और एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के एंड में वो भी सारे डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, एक में नॉर्मल जो पानी हम पीते हैं वो है, एंड अदर टू कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब? तो अगर आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर दे दिया तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई किसमें एसिड है, किसमें बेस है और किसमें डिस्टिल्ड वाटर है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए, तो सपोज करिए आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है। ये एक ए है, ये एक बी है और ये एक सी है। ठीक है, अब हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है। इन तीनों में से किसी एक के अंदर डिस्टिल्ड वाटर है, किसी एक के अंदर एसिड है और किसी एक के अंदर बेस है। अब आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इंडिकेटर्स की। जो रेड लिटमस होते हैं क्या होते हैं? इंडिकेटर्स हैं। तो इंडिकेटर्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए? कि आपको एक तरीका मैं बता रहा हूँ, वैसे तो आपको तरीके मुझे लगता है याद ही होंगे, बट मैं जो अपना तरीका यूज करता हूँ, ए बी आर और बी आर बी। ए बी आर का मतलब क्या होता है? जो एसिड है टर्न्स ब्लू टू रेड, मतलब ब्लू लिटमस पेपर को क्या बन रहा है? रेड। और बी आर बी से मतलब है बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ रेड लिटमस, तो हम एक काम करेंगे, हम रेड लिटमस पेपर को लेंगे और तीनों में डिप करके देखेंगे। अब जिस टेस्ट ट्यूब ने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया वो क्या हो गया? वो हो गया बेस। वो हो गया बेस, तो वो क्या हो गया? बेस। सपोज करता हूं मैं कि ये वाले बी वाले ने इसको, हमने पहले क्या डाला, हमने ऐसे ये रेड लिटमस डाल दिया तीनों में। ठीक है, और इस वाले ने, बी वाले ने इसको ब्लू कर दिया। तो बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। अब अगर इसने ब्लू कर दिया, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो बी है ये क्या है? बेस। तो हमें एक तो चीज पता लग गई कि जो बी वाला कंटेनर था वो क्या हो चुका है? बेस। अब हमें ए एंड बी पता करना है। बहुत इजी है इसके लिए भी। अब आप क्या करिए, अब एक काम करिए, आप रेड लिटमस लीजिए कोई भी, इसमें तो बहुत इजी हो जाएगा। अब एक में तो एसिड है, मान लीजिए आपके पास ये बच गया ए, आपके पास में ये ए है और आपके पास में ये बी है। अब एक काम करिए, जो आपका ब्लू लिटमस हुआ है यहाँ पे उसको लीजिए। अब जो ब्लू लिटमस हुआ है वो डाल दीजिए, ब्लू लिटमस को डाल दीजिए। अब ब्लू लिटमस को क्या करेगा? ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। अब दोनों में से जिसमें रेड हो गया उसका मतलब वो क्या है? वो एसिड है। या फिर एक और इजी कर देते हैं, हम रेड लिटमस ही ले लीजिए, रेड लिटमस को दोनों में डाल दीजिए। अब जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को कर देता है रेड, रेड लिटमस को नहीं छेड़ता वो। डिस्टिल वाटर कुछ भी नहीं दिखाएगा। डिस्टिल वाटर जैसा आपने डाला है वैसे दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, बस ये ब्लू लिटमस लेना है और इसमें भी डाल के देखना है एक बार। इसमें ब्लू लिटमस रेड हो गया, इसका मतलब वो एसिड है, और जो बच गया वो क्या है? बेस, सॉरी डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो आप अब यहाँ कह सकते हैं ना कि मान लीजिए ए वाला एसिड है, तो ए वाला क्या पता लग गया आपको? एसिड। और सी वाला क्या हो गया आपके लिए? डिस्टिल। ठीक है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, तो मैंने बता दिया आपको कि भाई क्या करना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एसिड जो होता है ब्लू से रेड में कर देता है, बेस रेड से ब्लू में। आपको रेड लिटमस लेना है, तीनों में डाल के देखना है, जिसमें वो ब्लू हो जाए तो मतलब वो बेस है। आप 2 बच गया। ब्लू लिटमस को आप डाल दो एसिड वाले में, दोनों में डाल के देख लो, जिसमें वो रेड हो जाए इसका मतलब वो एसिड है, और जो तीसरा बच गया वो डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why should curd and sour substance not be kept in brass and copper vessel? जो कर्ड है और सौर है
देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कर्ड और सौर क्या होते हैं। कर्ड और सौर जो होते हैं वो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। आप दही बनाते हो ना तो कैसे बनाते हो, थोड़ा सा इनोकुलम या फिर हम लोग बोलते हैं ना स्टार्टर डालना पड़ता है, जिसे जामन कहते हैं। तो वो क्या होता है, उसके अंदर होता है बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी बायो की बात बता देते हैं हम आपको। लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं, दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। क्या करते हैं ये कर्ड में कन्वर्ट करते हैं बाय रिलीजिंग लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड बेसिकली रिलीज करते हैं। अब ये जो लैक्टिक एसिड है, अब ये जो कार्ड है और सौर सब्सटेंस है, इसको हमें ब्रास और कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि अगर हम रखेंगे तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड क्या करेगा, मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो क्या होगा, अगर हम रखेंगे तो इट मे बी पॉसिबल दैट लैक्टिक एसिड may react with metal। अब वो मेटल के साथ रिएक्ट कर देंगे ना, ब्रास और कॉपर दोनों मेटल है। may react with metal, ब्रास तो एक तरह का अलॉय है, कॉपर मेटल है। may react with metal to form poisonous substance। तो कोई वो poisonous substance बना सकता है, poisonous substance। और अगर वो poisonous substance हम खा लेते हैं तो क्या कर सकता है वो हमें, and may cause food poisoning। तो हमें वो फूड पॉइजनिंग कर सकता है। ठीक है भाई, तो आप ये बात ध्यान रखें कि हो सकता है लैक्टिक एसिड में रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म पॉइजनस सब्सटेंस एंड मे कॉज फूड पॉइजनिंग। तो लैक्टोबैसिलस पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए, which gas is usually liberated when an acid reacts with metal? Illustrate with an example। How will you test for the presence of gas? अब इसमें एग्जाम्पल ही पूछा हुआ है। देखिए जब भी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे क्या होता है, मेटल प्लस एसिड हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, एग्जाम्पल पूछा हुआ है इन्होंने, हम ले लेते हैं Na प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, Na प्लस HCl तो NaCl और हाइड्रोजन गैस। अब है कि हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? बहुत इजी है कि हाइड्रोजन गैस के लिए हम क्या करते हैं, पॉप साउंड टेस्ट करते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक है पॉप साउंड टेस्ट। तो कुछ नहीं, पॉप साउंड टेस्ट में क्या करना है आपको, ब्रिंग अ कैंडल, bring a candle near mouth of test tube, जहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, near mouth of test tube। it will create a pop sound। ठीक है भाई, ये लिए। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी। एसिड बेस एंड सॉल्ट बहुत इजी चैप्टर, अगर आपको समझ में आ जाए तो। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे ऐसे भाप निकलती है ना ऐसे करके, जो कार्बन डाइऑक्साइड की बेसिकली ब्रिस्क एफरवेसेंस इसको हम बोलते हैं। द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये तो, कि मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट, देखो उन्होंने दे दिया कि कंपाउंड जो फॉर्म हुआ वो क्या हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, CaCl2। तो इससे तो बहुत इजी हो गया। आप ये समझिए कि HCl, यहाँ पे मैंने डाल दिया अभी ए, जो सब्सटेंस कंपाउंड ए रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CaCl2 बना रहा है, और एक गैस बना रहा है जो ब्रिस्क एफरवेसेंस देती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और साथ में पानी भी निकल रहा होगा। अब ये कब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से कब निकलती है, जब वो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब जो ए कंपाउंड है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर जिसने केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ भी रखा होगा वो उसको डायरेक्ट कर सकता है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए जो कैल्शियम ये है ये ब्रिस्क एफरवेसेंस निकालती है।
ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है, चलिए बैलेंस करनी है ना ये। बैलेंस है क्या भाई, कैल्शियम एक है, क्लोरीन यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब आई थिंक सब बैलेंस हो गया, हाँ सब बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol, glucose do not show acidic character? देखिए एसिडिक कैरेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, बेसिकली हम 10 तक तो अरीनियस एसिड पढ़ते हैं, लुईस एसिड इन सब की बात नहीं करते। ठीक है, तो जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, हाइड्रोजन आयन या फिर हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, दो तरह के आयन दिखाते हैं जिसकी वजह से उनका एसिडिक कैरेक्टर आता है। बेस क्या होता है, बेस जो दिखाता है वो हाइड्रोक्साइड आयन दिखाता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो नहीं दिखाते, हाइड्रोजन नहीं रिलीज करते हैं पानी के अंदर, इसीलिए वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाते हैं। तो वाई डू HCl, तो HCl, ठीक है, HCl, HNO3 ये एक्सेट्रा जितने भी एसिड्स हैं, या फिर मैं लिख देता हूं एसिड शोज एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन, aqueous solution because they give hydrogen ion। तो क्या देते हैं वो, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब जो अल्कोहल है, ग्लूकोज है, दे डोंट गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड शोज एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज दे गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज दे गिव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोनियम आयन, और अल्कोहल जो होता है ग्लूकोज वो नहीं देते। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी 10th में आपने फिजिक्स में पहले चैप्टर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब करंट अगर फ्लो कर रहा है तो बेसिकली मैं फिजिक्स में तो नहीं पूछ रहा कि प्रोटॉन की डायरेक्शन को ही हम करंट वगैरह ले लेते हैं। अब बेसिकली बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए जरूरी है कि चार मतलब फ्लो ऑफ करंट हो। करंट कैसे फ्लो करता है, आयंस, कोई कैरियर होने चाहिए ना उसके लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब देखिए जो एसिड होता है, एसिड जो होता है वो डिसोशिएट हो जाता है, एसिड डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन है और जो भी है, जैसे एग्जांपल मैंने तो HCl का, अब HCl अगर पानी में है तो क्या कर देगा, H प्लस दे देगा और Cl नेगेटिव दे देगा। ये Cl नेगेटिव और ये हाइड्रोजन आयन, कैटायन मिल गया, आयन मिल गया, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देंगे। तो हाइड्रोजन आयन एंड एनायन, कोई भी एनायन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, एसिड बेस बहुत इजी चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? अब HCl आपने ड्राई HCl है वो कैसे करेगा, जब तक उसको पानी में नहीं हम डिसॉल्व करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में नहीं लाएंगे तो हाइड्रोजन आयन ही देगा ना। हाइड्रोजन आयन नहीं देगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर नहीं पता लगेगा ना, तो ड्राई लिटमस को वो चेंज नहीं करेगा। तो ड्राई HCl does not give hydrogen ion in dry conditions, so it doesn't change color of it doesn't change color of dry litmus। तो ड्राइड लिटमस का कलर नहीं चेंज कर पाएगा। ठीक है, उसके लिए HCl जब पानी में आता है, पानी में आएगा जब भी तो वो H प्लस देगा और Cl नेगेटिव, ये H प्लस ही तो करेगा, यही तो इसका एसिडिक कैरेक्टर है। ठीक है,
और ये नहीं आएगा तो फिर लिटमस का पेपर कैसे चेंज, लिटमस का कलर कैसे चेंज होगा? While diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water, not water to the acid. हमेशा हमें एसिड डालना चाहिए पानी में, ना कि एसिड में पानी डालना चाहिए, ठीक है ना? एक तरह से ऐसे मान लिया, हमें ऐसा करना चाहिए। ये दो कंडीशन है, ठीक है? ये इसमें एसिड भरा हुआ है और ये एक और कंटेनर है, और कंटेनर कह रहा हूँ, टेस्ट ट्यूब मान लीजिए, ठीक है? इसमें यहाँ पानी है, ठीक है? यहाँ इसमें एसिड है और यहाँ इसमें पानी है, ठीक है? मैं लिख देता हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ ये एसिड है, ठीक है? और ये जो मैं कर रहा हूँ इस वाले कलर से ये पानी है, ठीक है? ये ए है, ये बी है। अब हमें व्हाई इट इज रिकमेंडेड एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, मतलब ये एसिड है, ये वाली कंडीशन करनी चाहिए, ये वाली कंडीशन नहीं करनी चाहिए। मतलब हमें वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका कारण है, अगर हम वाटर को डालेंगे, इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, अगर हम डालेंगे तो क्या होगा? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्या होती है? हीट बाहर आएगी। हीट बाहर आती है तो कभी कभार क्या होता है, वो एसिड को भी बाहर ले आती है। जैसे आपने आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल दी होंगी ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल जो होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, अब आपने उसको फ्रीजर में रख रखा है, आपने नई बोतल खरीदी, आप कभी क्या करते हो, ऐसे शेक करते हो ना, तो उसके साथ क्या होता है, CO2 उसमें ऐसे प्रेशर के साथ बंद होती है, तो जब बाहर आती है तो कभी कभार पानी को भी बाहर ले आती है, जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसको भी बाहर ले आती है। सेम ये वाला कंडीशन है, वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, देन sometime acid pours out, pours out या फिर ऐसे लिख लीजिए, इससे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक लार्ज अमाउंट हीट, देन वाटर, देन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, तो लार्ज अमाउंट की हीट रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड एंड सम टाइम ये जो हीट है, दिस हीट कैरीज एसिड विद इट। अब ये कभी कभार एसिड के साथ अपना एसिड भी लेते हैं, हीट कैरीज एसिड विद इट। अब जो बंदा ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है ना, एसिड विद इट, एंड इट मे कॉज सबर्न्स, हो सकता है उसके चेहरे पे गिर जाए, हाथ पे गिर जाए। कंसंट्रेटेड तो वैसे भी बहुत खतरनाक होता है ना, तो याद रखें, अगर हम पानी को कंसंट्रेटेड एसिड में डालते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, और कभी कभार ये हीट जब बाहर निकल रही है तो उसके साथ एसिड भी ले आती है। और जो एक बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसलिए तो आपको वो दी जाती है कि आप मास्क पहने, आप ग्लव्स पहने, आप अपना लैब कोट पहने एक्सपेरिमेंट करते वक्त, क्योंकि वो हीट के साथ कभी कभार एसिड भी ले आएगी और उस बंदे के चेहरे पे, हाथ पे, कहीं पे भी बर्न कर सकता है ये एसिड, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड? तो कैसे होता है, बताइए भाई, क्या दिमाग लगाएंगे इसके अंदर? देखिए, पहले तो हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, जैसे ये HCl है, आपने इसको पानी में डाला तो ये हाइड्रोजन आयन है और ये Cl नेगेटिव है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है? तो हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड? अब देखिए, ये आपके पास में, ठीक है, ये ऐसे एसिड है और हम क्या डाल रहे हैं, इसे पानी डाल रहे हैं, ये पानी है, ठीक है? ये तो एसिड है और ये क्या है, ये पानी है। अब हम पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं एसिड के अंदर, ठीक है ना? हालांकि ये करना नहीं है, उल्टा करना है, पर मैं तो जल्दी दिखा रहा हूँ कि वाटर के अंदर हमें एसिड को डालना चाहिए, ठीक है? चलिए, अपनी बात से क्यों उतरे हम वही करते हैं, है ना? यहाँ हम लेते हैं पानी, पीछे हमने क्वेश्चन करा और हम यहाँ कैसे कह रहे हैं ना, और ये एसिड है, ठीक है भाई? ये पानी है
और ये एसिड है, ठीक है। अब एसिड को हम पानी में डाल रहे हैं, मतलब एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक कंसंट्रेटेड वर्ड होता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब है अमाउंट वाटर का थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू एसिड। कंसंट्रेटेड का मतलब है पानी का अमाउंट बहुत कम है और एसिड ज्यादा है, तो हम डाइल्यूट कर रहे हैं। तो हाउ इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होगा कितना प्रेजेंट है वो पर यूनिट वॉल्यूम पे। अब आपने पानी डाल दिया, अब आप पानी डालते जा रहे हो, पानी डालते जा रहे हो, तो क्या हो रहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम पे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू कम होती जा रही है। तो डाइल्यूशन से क्या हो रहा है, आफ्टर डाइल्यूटिंग हाइड्रोनियम आयन, जो हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट, सोचिए ना, पहले वो इतना था और आपने पानी इतना डाल दिया, तो वो पर यूनिट वॉल्यूम पे तो कम ही हो गया ना। मान लीजिए मैं कहूँ तो 100 ml में अगर 40 ml हाइड्रोजन आयन था, अब आपने पानी ही डाल दिया 400 या 500 हजार, तो वो तो बहुत कम हो जाएगा ना पर यूनिट वॉल्यूम पे, तो इसलिए वो वीक एसिड बन जाएगा, ठीक है, जो भी एसिड आपने लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। How is the concentration of hydroxide affected when excess base is dissolved in a solution of सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, जब आप देखिए हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन में, जब आप कोई एक नॉर्मल बेस है, आपने उसमें और बेस डाल दिया, तो शुरुआत में तो क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन कह रहा हूँ, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन तो बढ़ेगी, पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ती रहेगी, फिर एट द एंड आके जब आप बेस ज्यादा डालते रहेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, एक तरह से सैचुरेटेड हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन इनिशियली increasing initially increases but after some time, या फिर आप कह सकते हैं initially increases as OH negative ion concentration per unit volume increases, per unit volume increases, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, बट आफ्टर सम टाइम the OH minus ion concentration remain constant, तो कुछ टाइम बाद कांस्टेंट हो जाएगी। इसमें आप, अगर आपका मन है, टेंथ लेवल पे होता नहीं है इतना, बट जनरली कह रहा हूँ, ग्राफ ऐसे जाएगा फिर जाके ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने जनरली, ठीक है। You have two solution A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which of the solution has more hydrogen ion concentration? Which of these is acidic and which of these is basic? तो देखिए आपके पास दो सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है। तो द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6, इसका पीएच कितना है भाई 6, और इसका पीएच कितना है 8। Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of these is acidic? Which of these is basic? तो आपको पता होगा, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि पीएच जिसका कम होता है, 7 से कम होता है, वो एसिडिक होता है, और 7 से ज्यादा होता है तो बेसिक होता है। तो सबसे पहले विच ऑफ दीज इज एसिडिक, ये क्या है, ये एक तरह से कह सकते हैं स्लाइटली एसिडिक या वीक एसिडिक, वीक एसिड है ये, और ये वीक बेस है। अब ये पूछा हुआ है कि ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसकी है, देखिए जो एसिड होता है उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो ए वाले की हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए, What effect does the concentration of H plus ions have on the nature of solution? इसका तो मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख देता हूँ कि जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उतना पीएच
कम होगा। जितनी बढ़ती रहेगी उतना पीएच कम होता रहेगा, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं उतना एसिडिक हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जितना H प्लस बढ़ता रहेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होता रहेगा, उसकी पीएच की वैल्यू उतनी कम होती रहेगी। तो यही है, एज हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेस इट्स pH decreases and हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, उसका pH घटता जा रहा है एंड सॉल्यूशन इज बिकमिंग एसिडिक। सॉल्यूशन क्या हो रहा है? एसिडिक बनता जा रहा है। ठीक है, चलिए। Do basic solution also have H plus ions? If yes, when why they are basic? देखिए, बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर भी हाइड्रोजन आयन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होंगे या फिर खत्म ही है, बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है ना, होते हैं बट कम होते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए वो बेसिक होते हैं। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यस, इफ यस, यस, हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, बट so that's why the solution is basic। ठीक है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेसिक नेचर का अगर उसे यूज करना पड़ रहा है, इसका मतलब उसकी सॉइल एसिडिक हो चुकी है। इसका मतलब इफ सॉइल इज वेरी एसिडिक, अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है, देन फार्मर वुड ट्रीट विद दीज कंपाउंड्स। ठीक है, तो ही फार्मर इनका यूज करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स इट ब्लीचिंग पाउडर। ये तो आपको याद होने चाहिए, है ना? क्या होता है वो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CH ट्वाइस प्लस Cl2, तो यहाँ बन जाता है CaOCl2। तो ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेम द सोडियम कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो वो होता है Na2CO3, तो बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। What will happen if a solution of sodium का hydrogen carbonate is heated? Give the equation of the reaction involved। बहुत इजी है, रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ऐसे
NaHCO3। इसको जब हम डेल्टा देंगे तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछे जाएंगे। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर आपने हीट करा तो क्या होगा, ठीक है। राइट एन इक्वेशन टू शो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O, अगर इसको हमने क्या करा है, पानी के साथ मिक्स करा है तो क्या बनता है, तो जिप्सम बनता है, CaSO4 डॉट 2H2O। तो क्या बोलते हैं हम बोलते हैं जिप्सम, ठीक है। और यहाँ 2 है यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2। हाँ, इसको मैं ऐसे लिख लो आप 3/2, तो बैलेंस भी हो गई पूरी रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके इंटेक्स्ट सारे खत्म हो गए, आपके इंटेक्स्ट सारे खत्म हो गए। अब तो हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन की बात करेंगे, चैप्टर के एंड में देखेंगे, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू। मैंने शुरुआत में बोली थी कि दो, मेरे पास तो ए ट्रिक है, ABR और BRB, ठीक है ना। एसिड जो होता है वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। और जो ब्लू लिटमस है, सॉरी, जो बेस है वो ब्लू लिटमस को रेड में कर देता है, ABR और BRB। तो रेड को अगर ब्लू में कर रहा है, रेड को ब्लू में कर रहा है, तो वो एसिडिक होगा। इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, देखो ये तो होने वाला नहीं है, नहीं, अगर रेड को वो सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, हाँ, इट्स पीएच इज लाइकली टू 1, 4 या 5 या 10। अब एक बात बताइए, 10 तो होने से रहा बेसिक है, 5 एसिडिक है, 4 एसिडिक है और 1, तो सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, मैंने जल्दी जल्दी में गलत लिख दिया। BRB है ना, तो ब्लू को रेड में कर रहा है और रेड को ब्लू में कर रहा है, वही तो मैं आंसर नहीं पहुंच पा रहे थे। तो देखिए, रेड को जो ब्लू में करता है वो क्या होता है, वो बेस होता है, इसका मतलब 10, क्योंकि ये सब तो एसिडिक है, 1, 4, 5 वाली 7 से कम है ना, ठीक है। याद रखें, ABR ब्लू को रेड में और BRB, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एगशेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। देखिए, जो क्रस्ट एगशेल, एगशेल की बाहर की कमरे होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, और वो किससे रिएक्ट कराई होगी इन्होंने, HCl से। तो सॉल्यूशन, क्योंकि इससे अगर रिएक्ट नहीं कराएंगे, अगर इससे रिएक्ट कराएंगे तो आपको H2 मिलेगा और CO2 मिलेगा, और यही गैस जो होती है CO2 जो होती है लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। देखो, ये जो CO2 है, ये CaOH को, ये लाइम वाटर है, और ये CO2 है, इसी को ये क्या कर देती है, मिल्की बना देती है, ठीक है। ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। और ये वाली गैस कब निकलेगी, ये वाली जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो ये रहा एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 ml of solution of NaOH is found to completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl. If we take NaOH को 8 ml HCl की जरूरत पड़ती है न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर हमने 20 ml ले लिया NaOH का, मतलब हमने 10 से दुगना कर दिया, तो 8 का भी दुगना हो जाएगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे तो नहीं, सोच के 16 ml मार दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following type of medicine is used for treating indigestion। इंडाइजेशन, देखिए इंडाइजेशन, थोड़ी सी बायो की बात कर लेते हैं। इंडाइजेशन, जब एसिडिटी आ जाती है ना आपकी बॉडी, पेट के अंदर, वो पेप्सिन वेप्सिन रिलीज होते हैं, एसिडिटी आ जाती है, ठीक है ना। एसिड कंडीशन बनानी पड़ती है ना, पेप्सिन जब भी तो एक्ट करता है। अब क्या हुआ, आपने बहुत ज्यादा तीखा खाना खा लिया, तो बहुत ज्यादा एसिड निकलेगा ना आपकी बॉडी में, पेट के अंदर, तो वो एसिडिटी कर देता है, पेट में जलन होने लग जाती है। उसके लिए क्या, एसिड को कम करना है, तो हम जो इनो पीते हैं उसके अंदर क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH, जो कि बेसिक नेचर का होता है। बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हम एंटा एसिड बोलते हैं, एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स का क्या मतलब है, एसिड्स के अपोजिट,
तो एसिड्स के अपोजिट कौन होते हैं? ये एंटा एसिड्स, ठीक है। तो जो हम इनो पीते हैं, इनो उसके अंदर क्या होता है? MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं हम इसको। चेक कर लेना आप जब अगली बार इनो पियो तो उसके पैकेट पे यही लिखा होगा। चलिए, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। चलिए, ये तो जैसा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के अंदर करते थे वैसा करना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक मैग्नीज, तो मतलब जिंक जो होता है वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? ऐसे रिएक्ट करेगा, ZnCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा, क्योंकि मेटल प्लस एसिड क्या होता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, Mg प्लस डाइल्यूट HCl, क्या बनेगा? MgCl2 प्लस H2। बैलेंस कर लेंगे, अगर कुछ भी होगा लास्ट में कर लेंगे बैलेंस, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्युमिनियम पाउडर, मतलब Al प्लस वही डाइल्यूट H2SO4, तो यहाँ क्या बनेगा? Al 2SO4 थ्राइस प्लस H2। फिर है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक रिएक्ट विद, एक ही तरह की रिएक्शन है, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट बना दो और हाइड्रोजन गैस। बैलेंस हम लास्ट में करेंगे। तो इसमें किसका है? आयरन का है। किसके साथ है? डाइल्यूट HCl के साथ है, तो यहाँ बन जाएगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये निकल गई, ठीक है। FeCl3 करो आप यहाँ, मुझे लगता है आपकी बुक के अंदर FeCl3 ही दे रखा होगा, क्योंकि Fe आपके सिलेबस के अंदर अभी तक तो FeCl3 एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। FeCl3, हाँ चलिए बैलेंस करते हैं फिर। बैलेंस तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, Zn इधर एक है, Zn उधर एक है। एक सेकेंड, मैंने कुछ जल्दी जल्दी में गलती कर दी, मैंने ये वाला गलती किया शायद। ये Zn, मैंने सोचा हाँ HCl है, तो ZnSO4 प्लस H2 हो जाएगा ना। पहली रिएक्शन तो पूरी तरह बैलेंस है, देख लीजिए। Zn एक है, SO4 एक है, H2 इतना। HCl के साथ रिएक्ट करा था मैग्नीशियम, Mg प्लस डाइल्यूट HCl, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ बस 2 लगाना था। Al 2SO4 थ्राइस, पहले तो आप यहाँ पे 3 लगा दीजिए, ठीक है, और फिर 2 एल्युमिनियम कर दीजिए, तो 6 उधर हो जाएगा, तो 2 और यहाँ पे 3 लगा दीजिए। बैलेंस हो गई? हाँ बैलेंस हो गई। फिर यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे पहले तो आप 3 कर दीजिए, फिर आप यहाँ पे भी इसको थोड़ा प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। तो आप यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, उधर अगर आप 3 कर दें तो कैसे करेंगे? देखिए, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इधर 3 हाइड्रोजन हो गए, इधर 2 हैं। अगर इधर आप 3 कर देंगे, उधर फिर 6 करना पड़ेगा। या फिर एक नॉर्मल तरीका लगाएं। देखिए, रटने से फायदा नहीं है। बैलेंसिंग बैलेंसिंग अब मैं भी पहले से याद करके आऊंगा, फिर दिक्कत होगी ना आपको भी, इसलिए मैं आपके सामने ही हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं रिएक्शन दोबारा लिखता हूँ, जगह ले लेते हैं, ठीक है। तो Fe प्लस डाइल्यूट HCl, ठीक है, तो ये बनेगा FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब करते हैं इसको बैलेंस तसल्ली से, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? 3 Cl है, इधर 1 Cl है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन हो गए, इधर 3 क्लोरीन हो गए, इधर 3 हाइड्रोजन है पर इधर 2 हाइड्रोजन है। तो मुझे इस तरह से बैलेंस करना है कि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए और क्लोरीन बैलेंस हो जाए। तो मैं क्या करूँ? मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ 1 सेकंड के लिए, तो 6 हाइड्रोजन हो गए। और हाँ, मुझे अब समझ में आ गया मैं क्या कर सकता हूँ। मैं यहाँ 3 हाइड्रोजन लिख देता हूँ, 1 सेकंड, मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ, तो 6 हाइड्रोजन हो गए, और मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंसिंग हुई है मेरे हिसाब से। 3 Fe
3 Fe। नहीं, एक चीज गलत हुई है, यहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा। अब देखिए परफेक्ट बैलेंसिंग हुई है, 2 Fe 2 Fe, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 क्लोरीन है और 6 क्लोरीन है। ये थोड़ा सा देखिए रट के नहीं जानी है बैलेंसिंग, हिट एंड ट्रायल लगाइए, हो सकता है आपको 1 मिनट लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रट के मुझे कोई नई रिएक्शन आ गई, अब मैं सारी रिएक्शन तो नहीं रट सकता ना, इसलिए मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। Compounds such as alcohol groups contain hydrogen but are not categorized as acid. Describe an activity to prove it. Activity में तो बस आपको क्या करना है, कंटेनर लेके देखना है, उसमें पानी मिलाना है, उसके बाद पॉप टेस्ट करा लीजिए, पॉप टेस्ट होगा नहीं यहाँ पे, तो पॉप टेस्ट फेल हो जाएगा, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही है। या फिर आप नॉर्मल उतना दूर तो मत जाइए, आपको एक्टिविटी करनी है तो आप क्या कर लीजिए, लिटमस पेपर डाल के देख लीजिए। तो क्या करिए आप लिटमस पेपर का टेस्ट कर लीजिए, लिटमस पेपर टेस्ट कर लीजिए। ये क्वेश्चन पहले भी टेक्स्ट में आया था, ये क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि ये एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं देते, ठीक है ना? तो यहाँ लिख लीजिए डज नॉट गिव हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इन एक्वा सॉल्यूशन। ये पहले भी आया था ना क्वेश्चन, मुझे याद है आया था ऊपर, ये था क्या? नहीं, ये होगा, ये था, हाँ ये वाला क्वेश्चन था, इसमें भी ये बताया था कि अल्कोहल ग्लूकोज क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन एक्वा सॉल्यूशन के अंदर नहीं देते, इसीलिए। चलिए हम अपने ये वाला क्वेश्चन हो गया, Why does distilled water not contain electricity whereas rain water does? तो distilled water क्या होता है, नॉर्मल पानी जो हम पी रहे हैं या फिर टैप वाटर बोल सकते हैं, तो distilled water क्यों नहीं करता? क्योंकि distilled water जो होता है, देखिए जो distilled water है, जो distilled water है, distilled water does not contain dissolved acid या base, acid या base compound। जो dissolved distilled water है, वो dissolved acid या base compound नहीं रखता, रेन वाटर रखती है। देखिए रेन वाटर जब आपने एसिड रेन वगैरह सुनी होगी ना, उसके अंदर एसिड है, ये है, वो है, तो वो रेन वाटर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, बहुत तरह के एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो रेन वाटर क्या होता है, रेन वाटर होता है, रेन वाटर कंटेन डिसॉल्व्ड एसिड या बेस कंपाउंड्स, ठीक है ना? मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद है जो रेन वाटर के अंदर होता है, वो होता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है रेन वाटर के अंदर। अब जब एसिड प्रेजेंट है तो एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्यों पास करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एनायन, एक कैटायन होता है और एक एनायन में टूट जाता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Why do acid not show acidic behavior in absence of water? ये तो पहले भी आ चुका है, जैसे ड्राई HCl गैस क्यों नहीं चेंज करते भाई ब्लू लिटमस का, क्योंकि वहां वो हाइड्रोजन आयन नहीं देगा। तो एसिड क्यों नहीं करते? क्योंकि एसिड शोज या फिर गिव्स H+ आयन इन वाटर। एसिड क्या करते हैं, H+ आयन अपना पानी में देते हैं, जैसे एग्जांपल में HCl+ H2, तो क्या हो जाएगा ये H+ Cl-, और हो सकता है ये जो है हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर दे पानी के साथ, तो ये H3O+, तो ये आयंस नहीं मिलते हैं ना पानी के बिना, तो ये इसलिए एसिड does not show acidic behavior in the absence of water because they don't give hydrogen ion in because they give hydrogen ion in presence of water which show acidic character, ठीक है? चलिए 5 solution A B C D E when tested with universal indicator, okay, respectively which solution is, अब देखिए A B C D E और भी है क्या, हाँ बस इतना ही है, ठीक है? A जो है वो 4 है, ये 1 है, ये 11 है, ये 7 है और ये 9 है। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा, देखिए मैं इसकी जगह मैं इधर लिख देता हूँ, या तो ये तो न्यूट्रल है, ठीक है?
ये सबसे ज्यादा एसिडिक है 1, क्योंकि पीएच सबसे कम है, तो स्ट्रांगली एसिडिक। ठीक है, फिर 11 है और 9 है। 11 तो बेस हो गया अच्छा खासा, तो वीकली एसिडिक स्ट्रांगली एल्कलाइन तो ये हो गया, स्ट्रांगली एल्कलाइन। ठीक है, अब बच गया 9 और 4, ये तो वीकली एसिडिक हो गया। और ये वीकली बेसिक हो गया। अब इसके हिसाब से आप आंसर दे दीजिए। न्यूट्रल कौन सा है? डी। स्ट्रांगली एल्कलाइन कौन सा है? सी। स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा है? बी। वीकली एसिडिक कौन सा है? ए। वीकली एल्कलाइन कौन सा है? ई। ठीक है, ठीक है। अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का मतलब जहां हाइड्रोजन कंसंट्रेशन आता है कम से बढ़ते क्रम की तरफ। तो बहुत इजी है कि आप इस तरह से रख लीजिए, मतलब एसिड वाले के पास तो सबसे ज्यादा होगी, ये देखिए एसिड वाले के पास तो सबसे ज्यादा होगी, तो एसिड वाले के हिसाब से चलें। स्ट्रांगली एसिडिक है ये, तो सबसे पहले वीकली स्ट्रांगली एल्कलाइन पे चलते हैं, तो उसके बाद सबसे कम होगा, तो ये आ गया सी। उसके बाद वीकली बेसिक पे तो ई। उसके बाद आते हैं हम न्यूट्रल पे तो डी। फिर आते हैं हम वीकली एसिडिक पे तो ए। और उसके बाद हम आते हैं स्ट्रांगली एसिडिक पे जो कि है बी। तो ये हो गया आपका ऑर्डर। ठीक है, सी ई डी ए बी। ठीक है, चलिए ये याद रखना कि जो पीएच होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन के, तो उसके हिसाब से मैंने ये बना दिया। Equal length of magnesium river are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. In which test tube will the fizzing occur more vigorously? इसमें बहुत तगड़ा वाला ऐसे CO2 की गैस निकलेगी विगरसली। तो देखिए इक्वल लेंथ डाली है, देखिए ये आप कंटेनर ए मान लीजिए, कंटेनर बी मान लीजिए, इसमें क्या प्रेजेंट है आपका HCl और इसके अंदर CH3COOH। While is added to in which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? अब देखिए दो रिएक्शन होंगी यहाँ पे, ए वाले में Mg प्लस HCl तो होगा, यहाँ पे MgHCl तो अच्छा हाइड्रोजन गैस निकलेगी सर, और यहाँ पे होगा Mg प्लस CH3COOH तो यहाँ बनेगा Mg। अब ये वाले में आपको हो सकता है दिक्कत आए, इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये इधर से होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस तो इधर भी निकलेगी। ठीक है, अब इसको आप घबराइए मत, Mg2 प्लस है और CH3COO नेगेटिव आयन है। ठीक है, ऐसे तो इसको क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला बना लीजिए, बच्चे डर जाते हैं इसमें, तो इसका ऐसे बनाइए CH3COO ट्वाइस Mg प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, ये हो गया। अब पूछ रहा है कि किसके अंदर, अब आपको पता होगा जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि पूरा डिसोशिएट हो जाता है, और जो CH3COOH ये क्या है, ये वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड है तो पूरी तरह डिसोशिएट नहीं हो पाता, तो किसके अंदर इन्वेस्टिव द फिजिंग अकर मोर विगरसली, ए वाले के अंदर। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा डिसोशिएट होगा, हाइड्रोजन गैस ज्यादा निकलेगी, अच्छा सॉल्ट बनेगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है, पूरी तरह डिसोशिएट नहीं होते, जैसे कि इधर हो रहा है ना, जो CH3COH है वो नहीं हुआ पूरी तरह से डिसोशिएट, ये वीक एसिड है। ठीक है, fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. तो fresh milk जो होता है वो उसकी pH होती है 6. How do you think the pH will change as it turns to? ये पहला भी आ चुका था ना कर्ड, और मैंने बताया था कि कर्ड और सौर को ब्रास और वेसल वाले उसमें कंसेप्ट में कॉपर वाले जो कंटेनर होते हैं उसके अंदर नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? उसका कारण मैंने आपको पीछे बताया था, अगर आपको याद हो लैक्टोबैसिलस करके मैंने चीज बताई थी। तो क्या होता है, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज इनटू कर्ड? देखिए फ्रेश मिल्क की पीएच कितनी दे रखी है,
तो फ्रेश मिल्क जो होता है, फ्रेश मिल्क, उसका पीएच है 6। तो हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट स्टार्ट as it start converting into curd? जैसे ही वो कर्ड के अंदर बनना स्टार्ट होता है, its pH decreases as its acidic character बढ़ता रहता है, ठीक है ना? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कौन बना रहा है? बाय लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कर्ड के अंदर थोड़ा सा हम स्टार्टर डालते हैं उसके अंदर, ठीक है? एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है? तो एक्सप्लेन हो गया। तो फ्रेश मिल्क का पीएच 6 है, जैसे ही वो कर्ड बनना स्टार्ट होता है उसकी पीएच गिरने लग जाती है, क्योंकि वो एसिडिक रिएक्टर में हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता रहता है। कौन बनाते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। चलिए, अब मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। हाँ, जो दूध वाला होता है आपका, वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देता है। उसका कारण क्या है? क्यों डालता है? व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अनटेन? व्हाई डज मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू, ठीक है ना? अब देखिए, मिल्क को थोड़ा सा, जो मिल्क मैन है, मिल्क इज स्लाइटली मेड अल्कलाइन, थोड़ा सा अल्कलाइन बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? मिल्क इज स्लाइटली मेड अल्कलाइन, ठीक है ना? तो स्लाइटली अल्कलाइन बनाया जाता है ताकि वो मतलब सॉर ना हो जाए, एज इट डज नॉट गेट सॉर, ताकि वो खट्टा ना हो जाए, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएंगे, बैक्टीरिया क्या करेंगे? लैक्टिक एसिड बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो एट इज डज नॉट गेट सॉर, ठीक है? बात है व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड? अब आपने उसका क्या कर दिया? अल्कलाइन कर दिया है। अल्कलाइन, अब बैक्टीरिया है, एसिड बना, तो एसिड को पहले क्या करना पड़ेगा? उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करके फिर एसिडिक बनाना पड़ेगा, और वो पहले से स्लाइटली एसिडिक होता, 6 पे होता तो बना देता। तो क्यों लगता है इट टुक अ लॉन्ग टाइम एज एसिड फर्स्ट न्यूट्रलाइजेज? क्या करेगा वो? न्यूट्रलाइज करेगा, फर्स्ट न्यूट्रलाइजेज एंड देन इट डिक्रीजेस इट्स पीएच, उसके बाद उसको क्या करेगा? उसकी पीएच को डिक्रीज करेगा, तो इसलिए इसको टाइम लग जाता है। इसलिए जो आपका दूध वाला होता है वो थोड़ा सा, वो भी चालाक है, उसको केमिस्ट्री की नॉलेज है अच्छी, उसको नॉलेज है, क्योंकि वो बेकिंग सोडा डाल देता है, उससे क्या होता है? थोड़ा सा अल्काइन बन जाता है, ताकि वो खट्टा ना हो जाए जल्दी, ठीक है ना? और इसलिए टाइम क्यों लग जाता है? क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड निकालेंगे। एसिड, अब लैक्टिक एसिड है एसिड, वीक एसिड है, तो उसको टाइम लगता है उसको न्यूट्रलाइज करने पे, फिर उसको एसिडिक बनाने में, इसलिए व्हाई डज इट द मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम? तो ये आपका आंसर है। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर रखना होता है हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को। एक्सप्लेन व्हाई। मैं आपको एक रिएक्शन लिख देता हूँ जो पीछे भी लिखी थी। CSO4 डॉट हाफ H2, ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लस 3/2 H2O। क्यों हम चाहते हैं कि उसको मॉइस्चर से दूर रखें? क्योंकि वो जिप्सम बन जाता है। जिप्सम जो होता है वो हमारे किसी काम के लिए नहीं होता, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या करते हैं? हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर से दूर रखते हैं, ताकि वो जिप्सम में कन्वर्ट ना हो जाए। जिप्सम हमारे कोई काम का नहीं होता, इट्स ऑफ नो यूज। तो हम क्यों रखते हैं? व्हाई शुड बी? बिकॉज इट विल रिएक्ट विथ वाटर, because it will react with water to form gypsum which has no use। तो हमारे का कोई यूज नहीं है, ठीक है भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस को दूर रखो और ये रिएक्शन लिख दो, आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है एसिड
प्लस बेस, सॉल्ट प्लस, पहले मैं रिएक्शन लिख दूं, एसिड प्लस बेस तो हो जाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, नहीं पानी बनेगा, ठीक है, salt plus H2. So what is the neutralization reaction? In this reaction, acid and base react to form salt and water. दो एग्जाम्पल लेने हैं, HCl प्लस NaOH, दोनों अच्छे खासे मैंने ले लिए, तो यहाँ पे बन जाएगा NaCl प्लस H2O. एक और ले लेते हैं हम, HNO3 प्लस MgOH ट्वाइस, ठीक है, तो ये हो जाएगा MgNO3 ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है. तो एग्जांपल के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और ये दो एग्जांपल हो गए आपके, ठीक है. चलिए, गिव टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. वॉशिंग सोडा का तो बहुत अच्छा यूज होता है आपकी वॉशिंग सोडा ना, हाँ वॉशिंग सोडा, तो इसको बोलते हैं हम Na2CO3. इसके यूज लिखने हैं ना, तो पहला यूज क्या होता है, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा ना, यूज टू रिमूव, बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज है इसका, क्या यूज होता है, हार्डनेस रिमूव करने के लिए, यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट यूज है. दूसरा यूज आता है यूज्ड इन पेपर, ग्लास, पेपर ग्लास की उसमें भी यूज होता है ये, और बहुत अच्छा एक मुझे नाम याद आ रहा है सोप की इंडस्ट्री में, जो आप कार्बन कंपाउंड से पढ़ेंगे, सोप इंडस्ट्रीज के अंदर इसका बहुत यूज है, ठीक है. चलिए फिर अगला हम लिखते हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा का क्या यूज है, NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा, ठीक है. चलिए, बेकिंग सोडा का क्या यूज होता है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है जो हमने पीछे पढ़ा था ना इंडाइजेशन के लिए, तो ये एंटा एसिड की तरह यूज होता है, यूज एज अ एंटा एसिड इन इंडाइजेशन, जब भी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है. दूसरा इसका यूज होता है बेकिंग इंडस्ट्री में, यूज्ड टू फॉर्म बेकिंग पाउडर. अब बेकिंग पाउडर का यूज होता है केक वेक बनाने में, यूज्ड टू फॉर्म बेकिंग पाउडर which is used in baking industry. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट, दोनों के यूज मैंने लिख दिए हैं, याद होने चाहिए आपको, ठीक है, और फॉर्मूले भी पता होने चाहिए इनके, ठीक है भाई. और हाँ, हो गए आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट भी सारे हो गए, और एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक के चैप्टर के एंड में होते हैं वो भी सारे क्वेश्चन हो गए. तो आई थिंक बहुत इजी चैप्टर था, इसमें कुछ ऐसा खास स्पेशल नहीं था. एसिड बेस और सॉल्ट की प्रॉपर्टी, थोड़े से इंपॉर्टेंट कंपाउंड दे रखे हैं लास्ट में, बस वो. तो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. Class 10th Chemistry. Up next, Chapter 3 Metals and Nonmetals.